हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th के नीट जेडब्ल्यू फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके 16th सेशन में सर फ्रेंड्स हम आज देखने वाले हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Before beginning with Heisenberg's uncertainty principle, we must have to go a little bit in back in historical pages of Sir De Broglie's hypothesis. तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि किस तरह से सर डेब्रॉय ने मैटर वेव की कॉन्सेप्ट को हाइपोथाइज किया था। उन्होंने कहा था कि एवरी माइक्रोस्कोपिक object is associated with some kind of wave, and the wavelength of such matter is given by h by p, that is p is the मोमेंटम। तो आगे जाके डेविसन एंड जर्मर ने इसे प्रूव भी किया था, और सर जीपी थॉमसन, जो कि सर जे जे थॉमसन के बेटे थे, इन दोनों ने इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट करके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन के तरह के जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकुलेट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनकी वेव नेचर को इस्टेब्लिश किया था। जहां तक हिस्ट्री पता है हमें, यहाँ तक सारे लोग पार्टिकल के वेव के बारे में किसी को भी पता नहीं था, किसी ने भी सोचा नहीं था, और सारे साइंटिफिक वर्ल्ड को हैरान परेशान कर देने वाली ये बात थी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूव हुआ था। तो यहाँ तक के सारे एटॉमिक मॉडल जो थे, सर जे जे थॉमसन का हो या रदरफोर्ड का हो या नील बोहर का हो, ये सारे ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है उसे पार्टिकल मानकर उसके बारे में, मॉडल के बारे में थीसिस प्रपोज कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, जब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी आगे आया, तो क्या इलेक्ट्रॉन जैसे पहले घूम रहा था उसी के एजम्पशन के आधार पर अगला मॉडल प्रपोज किया जा सकता था? नो फ्रेंड्स, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी पिक्चर में आ गया था, और वेव नेचर जो है वो पार्टिकल से थोड़ा अलग होता है, इसे हमें समझना पड़ेगा। व्हाट इफ इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव एज वेल एज पार्टिकल? तो वेव जो होती है वो स्पेस में फैली हुई होती है, और पार्टिकल जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है। वेव जो होती है वो डीलोकलाइज्ड होती है, और पार्टिकल जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है। वेव जो है, कई सारे वेव एक जगह पे ऑक्युपाई कर सकती है स्पेस में, लेकिन पार्टिकल एक जगह पे एक ही पार्टिकल ऑक्युपाई कर सकता है। यानी वेव का जो है वो इंटरफियरेंस भी पॉसिबल है, लेकिन पार्टिकल का इंटरफियरेंस पॉसिबल नहीं है। इस तरह से वेव और पार्टिकल के कुछ डिफरेंशिएशंस है। इसे हमने इस टेबुलर फॉर्म में समराइज किया है। वेव जो होती है वो डीलोकलाइज्ड होती है, पार्टिकल जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है। यानी इस तरह से फ्रेंड्स, वेव जो होती है ये फैली हुई होती है, और ये जो पार्टिकल होता है वो एक एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड लोकलाइज होता है। तो फ्रेंड्स, एक ही ऑब्जेक्ट के दोनों बिहेवियर अभी सामने आए थे, वेव और पार्टिकल। तो फ्रेंड्स, आगे जाके हमें ये सारे साइंटिफिक वर्ल्ड को हैरान परेशान कर देने वाली बात थी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूम रहा होगा ऑर्बिट में, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो अभी तक सबने एक फिक्स्ड पाथ के बारे में बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है, ऐसा एजम्पशन था। तो फ्रेंड्स, ये जो पाथ हमने डिसाइड किया था, किस आधार पर डिसाइड किया था? इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी और उसके पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें पाथ, ट्रैजेक्टरी डिसाइड करनी है, तो उसकी हमें वेलोसिटी एंड एग्जैक्ट पोजीशन पता रहनी चाहिए, तभी हम वो कह सकेंगे कि सो एंड सो ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस ट्रैजेक्टरी। लेकिन अभी ये बिग क्वेश्चन था कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव भी है और पार्टिकल भी है, तो इसकी ट्रैजेक्टरी पहले के जैसी ही हम बता सकेंगे क्या? विल इलेक्ट्रॉन मूव इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स?
क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है ये तो हमने सर डेब्रॉय के फॉर्मूला से देखा कि ये डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर, और लोकेशन जो है वो तो एक पार्टिकल बिहेवियर है। बात को गहराई से समझो फ्रेंड्स, वेलोसिटी और पोजीशन हमें जरूरी है इलेक्ट्रॉन का पाथ ट्रैजेक्टरी डिसाइड करने के लिए, लेकिन सर डेब्रॉय ने ये बता दिया था कि मैटर वेव्स में उसकी वेवलेंथ जो है वो h बाय पी के बराबर होती है। p इज इक्वल टू क्या होता है, mv। यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा, यानी उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका पार्टिकल बिहेवियर भी है और वेव बिहेवियर भी है, और इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ के ऊपर, यानी लैम्डा, यानी उसके वेव कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स जब हम मेजर करेंगे उसकी वेलोसिटी तो हम मेजर करने वाले हैं उसके वेव नेचर को, और जब हम उसकी पोजीशन डिटरमाइन करेंगे फ्रेंड्स तो वी विल बी डीलिंग विथ इट्स पार्टिकल बिहेवियर, वी विल बी डीलिंग विथ इट्स पार्टिकल बिहेवियर। तो फ्रेंड्स जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को पता करने का प्रयास करेंगे, जब ये न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें पता करनी है तो हम इसके ऊपर कुछ लाइट डालेंगे, और जब हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे फ्रेंड्स तो ये जो रेडिएशंस है इसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, इसमें एनर्जी कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स आपको 1 kg का गोल्ड वे करना है तो वेइंग बैलेंस अगर हम 20 kg का लेंगे तो इसे हम वे कर पाएंगे क्या, नहीं। हमें अगर 1 kg वे करना है तो हमारा वेइंग बैलेंस 1 kg से छोटे छोटे होने चाहिए। एक तो वो 1 kg का होना चाहिए, या ½ kg के 2 होने चाहिए, या 1/4 kg के 4 होने चाहिए। इस तरह से कैलिब्रेशन जो है वो जिस सैंपल को हम वे कर रहे हैं उससे छोटा कैलिब्रेशन होना चाहिए। तो हमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इतना माइन्यूट पार्टिकल है, उसकी वेवलेंथ से छोटी वेवलेंथ डालकर हमें उसे पता करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हमें बहुत ही छोटी वेवलेंथ यानी ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन, ज्यादा एनर्जी वाली लाइट इसके ऊपर डालनी पड़ेगी, जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। अगर इतनी एनर्जी वाला फोटोन इसके ऊपर गिर जाएगा, इसके साथ कोलाइड कर लेगा, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। यानी अगर हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता करना चाहेंगे तो इसका मोमेंटम बिगड़ जाएगा। और अगर मोमेंटम पता करने के लिए हम छोटी वेवलेंथ डालेंगे तो इसका हमें लोकेशन वेगली पता चलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स जब भी हम वेव के साथ डील करेंगे, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के साथ डील करेंगे, तो वेव तो भाई फैली हुई रहती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है हम कहेंगे कि इस रीजन में कुछ मिलेगा, इस रीजन में कुछ मिलेगा। और अगर पार्टिकल बिहेवियर को हम कंसिडर करेंगे तो इसका वेव कैरेक्टरिस्टिक को हमें लूज करना पड़ेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट लोकेशन और वेलोसिटी को पता करना इम्पॉसिबल था। इसे सबसे पहले बताया सर हाइजेनबर्ग ने, वर्नर हाइजेनबर्ग ने इन 1927। इनका जो प्रिंसिपल है इट स्पीक्स अबाउट द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये आगे वाले वर्ड के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड मोमेंटम पता नहीं कर पाएंगे। इनका प्रिंसिपल यही कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously the exact position and momentum of an electron। तो फ्रेंड्स हम अगर एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम पता नहीं कर पाएंगे एक्यूरेटली, तो कितनी एक्यूरेसी के साथ हम उनके पोजीशन और मोमेंटम को पता कर पाएंगे, इसके बारे में भी उन्होंने कहा
delta x into delta p will always be greater than or equal to h upon 4 pi. यानी डेल्टा x क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड डेल्टा p क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई रहेगा फ्रेंड्स। और इसको अगर आप गहराई से देखेंगे तो डेल्टा x और डेल्टा p में डेल्टा p को हम ऐसे p इज इक्वल टू एम भी होता है, मास तो उसका चेंज होने वाला नहीं है, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर मैं इस m को राइट साइड में इधर ले आऊंगा तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख दूं। यानी ये जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है, इस फॉर्मूला से क्लियर है कि इट विल बी इनसिग्निफिकेंट फॉर हेवियर ऑब्जेक्ट्स, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। जिस तरह से सर डेब्रॉय का मैटर वेव माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, सेम वे में ये अनसर्टेनिटी जो है वो सिग्निफिकेंट किसके लिए होगी? सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से सर वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दे के सर डेब्रॉय का हाइपोथेसिस और सर वर्नर बर्ग का हाइपोथेसिस, इन दोनों ने सारे साइंटिफिक वर्ल्ड की समझ को उलट पुलट करके रख दिया। अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग थी सबको हिला डुला के रख दिया। जो साइंटिस्ट एक समय पे कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड इस सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा इन फिक्स्ड एनर्जीज विद फिक्स्ड वेलोसिटीज, इस सारी थियरी को एक बड़ा होल लग गया, एक बहुत ही बड़ा धक्का लग गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से शुरू होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। हाँ ना फ्रेंड्स, हम ऑर्बिटल की डेफिनेशन में देखते हैं ना, ऑर्बिटल क्या होता है? it is the space in which the probability of finding the electron is maximum। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? सर हाइजेनबर्ग और डेब्रॉय की हाइपोथेसिस के बाद में इस क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड का जन्म हुआ, शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स, तो अगले सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से सर श्रोडिंगर ने अपना वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के लिए अपना वेव इक्वेशन प्रपोज किया और किस तरह से क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड की शुरुआत होती है, यह हम अपने अगले अगले सेशन से देखना शुरू करेंगे। बेहद ही ब्यूटीफुल सफर होगा वो फ्रेंड्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट सर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, which states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and momentum of an electron, जिस प्रिंसिपल ने नींव रखी थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सदा खुश रहे।